हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल होमवर्क कोचिंग। देखिए, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे फिलहाल पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के बारे में। आई होप इससे पहले हमने जितना ट्रीटमेंट ऑफ वाटर कवर किया था, आई होप उससे रिलेटेड सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। उससे रिलेटेड आपने अब तक जो भी एग्जामिनेशन में, प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में जिस टाइप के क्वेश्चंस हमारे कवर हुए हैं जेईई लेवल के एग्जाम्स में, आई होप वो सारे के सारे अच्छे से आपने अटेम्प्ट किए होंगे, क्लियर हो गए होंगे, राइट। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। प्रीमियर के टाइम पे लाइव चैट के अंदर आप डाल सकते हैं। इसके साथ में मेरी कांटेक्ट डिटेल्स के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। जैसे आपको सूटेबल लगे आप उसके थ्रू अपने क्वेश्चंस का मतलब मुझसे कांटेक्ट करके आप अपने क्वेश्चंस के आंसर ले सकते हैं। प्लीज जितना हो सके मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि आपको भी पता है कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की वेटेज डे बाय डे बढ़ती जा रही है, ठीक। इनफैक्ट वो दिन भी दूर नहीं है जब शायद सिर्फ इन्वायरमेंट का ही पेपर हो आपके पास, राइट। तो खैर छोड़िए इसको, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, दैट इज पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। देखिए, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग में अगर बात की जाए, सबसे पहले तो फोरकास्टिंग का मतलब होता है एस्टिमेट करना, अनुमान लगाना। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें फ्यूचर में किसी एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर कितना पॉपुलेशन होगा, हमें उसको एस्टिमेट करना है। यहाँ पे क्वेश्चन इज कि इसको एस्टिमेट करने की जरूरत क्यों पड़ी। देखो, अभी तक हमने अपने ट्रीटमेंट यूनिट्स में पढ़ा कि हम लोग अपने फिल्टर को डिजाइन करते हैं 10,000 पर्सन, 20,000 पर्सन, 2 लाख पर्सन के लिए, राइट। और इसी के साथ में सेडिमेंटेशन टैंक्स के डिजाइन से रिलेटेड भी हमने डिस्कशन किया था। तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर मैं आज की प्रेजेंट पॉपुलेशन अगर 2000 है, एक 10,000 है किसी टाउन की प्रेजेंट पॉपुलेशन, अगर मैं इसके हिसाब से डिजाइन कर दूं तो नो डाउट वो आज के टाइम पे तो हमारा टैंक इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेगा जितने रिक्वायरमेंट्स होगी। लेकिन 10 साल के बाद या 15 साल के बाद अगर देखें तो ये पॉपुलेशन तो डेफिनेटली इंक्रीज करेगी, और जब ये पॉपुलेशन डेफिनेटली इंक्रीज कर रही है तो उसके बेसिस पे जो हमारा जो ट्रीटमेंट यूनिट, जो टैंक हमने डिजाइन किया था, वो तो इनसफिशिएंट हो जाएगा ना उस केस में, राइट। तो उसको फॉलो करते हुए हमें आज के हिसाब से अपना टैंक डिजाइन नहीं करना, हमें आने वाले 15 साल में कितना पॉपुलेशन हो सकता है उसके बेसिस पे अपने टैंक को डिजाइन करना होगा। अब पॉपुलेशन को पता लगाने के लिए हमें एक्चुअल में अब ऐसा तो कुछ है नहीं टाइम मशीन कि हम फ्यूचर में जाके देखें कि 15 साल के बाद पॉपुलेशन इतनी होगी तो मैं इसके लिए डिजाइन करूं। हम तो सिर्फ एस्टिमेट कर सकते हैं ना। तो एस्टिमेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं पॉपुलेशन फोरकास्टिंग को, राइट। अब इसके लिए नंबर ऑफ मेथड्स हैं, 3 मेथड्स हैं बेसिकली जिनको हम लोग डील करते हैं। फिलहाल हम लोग मेथड से पहले एक बार बात करते हैं कि पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी किस किस पर डिपेंड करती है। ये बोलता है पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी डिपेंड्स अपॉन 3 पैरामीटर्स। ये 3 पैरामीटर्स पे डिपेंड करते हैं। सबसे पहला जो पैरामीटर होता है दैट इज बर्थ रेट, राइट। बर्थ रेट के बाद में सेकंड आता है डेथ रेट, और डेथ रेट के बाद में जो तीसरा आता है मेरे पास में, देखो बर्थ रेट है, डेथ रेट है, इसके अलावा तीसरा आता है माइग्रेशन रेट। माइग्रेशन रेट आई थिंक समझ में आते होंगे मेरे ख्याल से तो तीनों ही, बट फिर भी अगर आइडिया लेना हो तो देखिए, बर्थ रेट बेसिकली इंडिकेट करता है कि नंबर ऑफ बेसिकली बेबीज दैट आर टेकिंग बर्थ इन अ गिवन टाइम, कि ऑन एन एवरेज एक दिन में कितने नंबर ऑफ बेबीज ने बर्थ लिया, इसी हिसाब से ऑन एन एवरेज कितने नंबर ऑफ डेथ हुई है। और थर्ड बोलता है माइग्रेशन रेट। माइग्रेशन रेट कहीं ना कहीं देखो, अब कई बार ऐसा होता है कि एक सिटी से दूसरी सिटी में माइग्रेट हो जाते हैं काम के चक्कर में, पढ़ाई के चक्कर में, इस तरीके से जब भी माइग्रेशन इंडिकेट करता है, जब भी मूवमेंट होगी तो वो इंडिकेट करता है माइग्रेशन रेट को, राइट। इन तीनों पे डिपेंड करते हैं। अब ये जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन जिस कर्व को फॉलो करती है, इसका जो कर्व ग्राफिकल प्रोफाइल है, इसको बोलते हैं लॉजिस्टिक कर्व। स्टार्टिंग में क्या होगा, टाइम t इक्वल टू 0 पे, कि पॉपुलेशन और टाइम के बीच में कर्व है, t इक्वल टू 0 पे जब अपनी सिटी अभी नई नई बनी है, कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई, तो जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है ये बहुत स्लो रेट से होगी। फिर एकदम से डेवलपमेंट हुई, तो डेवलपमेंट जब सिटी अपनी डेवलप हो गई कुछ टाइम में, तो एकदम से रैपिड ग्रोथ हमें देखने मिलता है, कम टाइम में मैक्सिमम ग्रोथ। और फिर अब जब डेवलपमेंट हो गई, सिटी अपने सैचुरेशन लेवल पे पहुंच जाएगी, तो फिर वापस से ये इस तरीके से एक स्टडी फॉर्मेशन को फॉलो करता है, एक स्टडी कर्व को फॉलो करता है। तो ये जो कर्व प्रोफाइल फॉलो हुई है ना, इस कर्व प्रोफाइल को हम लोग नाम देते हैं लॉजिस्टिक कर्व। तो बेसिकली किसी भी एक सिटी की पॉपुलेशन एक लॉजिस्टिक कर्व की फॉर्मेशन पे डिपेंड करती है। लॉजिस्टिक, ये वर्ड आप याद रख सकते हैं,
logistic curve. The growth of a city depends upon logistic curve of that city, right? अब पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के लिए कौन कौन से मेथड्स को हम फॉलो करते हैं इसके बारे में अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. इसमें जो पहला मेथड मेरे पास आता है पॉपुलेशन फोरकास्टिंग में, दिस मेथड इज अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड. अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग AIM भी लिखते हैं. अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, दैट इज AIM. ठीक, इसके बारे में बात करते हैं. ये बोलता है कि एक्चुअल में ऑन एन एवरेज किस रेट से किसी भी एक सिटी की पॉपुलेशन ग्रो करती है, इसको हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे. सबसे पहले अजम्पशन से शुरुआत करते हैं. अजम्पशन ये बोलता है कि ये मेथड के हिसाब से द एवरेज ग्रोथ ऑफ ए सिटी, एवरेज ग्रोथ ऑफ ए सिटी मतलब ऑन एन एवरेज एक सिटी में जो पर्टिकुलर पर्सन की जो ग्रोथ है, इसको हम लोग कांस्टेंट अज्यूम करके चलेंगे. इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट. तो पहला पॉइंट, एवरेज ग्रोथ ऑफ ए सिटी, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी is assumed to be constant. Average growth of population of a city is assumed to be constant. अब इसके बेसिस पे इसने एक फॉर्मूला समझाया और उस फॉर्मूले से हम वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं. Pn is equal to P0 plus NX bar. ये बना अपने पास में फॉर्मूला. अब इसमें सबसे पहले P0 से शुरुआत करेंगे. P0 इज इनिशियल पॉपुलेशन. इनिशियल पॉपुलेशन. N जो हो जाएगा आपके पास में, ये N होगा नंबर ऑफ डेकेड्स. डेकेड्स का मतलब ग्रुप ऑफ 10 इयर्स. X बार जो होगा आपके पास में, ये X बार, दिस विल बी एवरेज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जो हम लोग कांस्टेंट एज्यूम करके चल रहे हैं. एवरेज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. ठीक, ये बना अपने पास में X बार. नाउ व्हाट इज Pn? Pn इज पॉपुलेशन आफ्टर एंड डेकेड्स. जो नंबर ऑफ डेकेड्स मुझे दिया जाएगा उसके बाद में पॉपुलेशन कितनी होगी, फाइनल पॉपुलेशन बोल दो या पॉपुलेशन आफ्टर एंड डेकेड्स, इसको नाम देंगे हम लोग Pn. अब किस तरीके से ये फॉलो करता है, एक एग्जांपल से समझते हैं. लेट अस सपोज मुझे बोला गया 1991 में पॉपुलेशन है 10,000. ठीक है, उसके बाद में 2001 में पॉपुलेशन है 12,000. 2011 में पॉपुलेशन है 15,000. What will be the population in 2021 using AIM? ये जरूर आपको ऐसे लिखा मिलेगा कि कौन सा मेथड आपको फॉलो करना है, इसके बिना हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते. ये बोलता है अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड का यूज करके आपको 2021 में एक सिटी में कितनी पॉपुलेशन होगी, उस पॉपुलेशन को कैलकुलेट करना है. अब देखिए, सबसे पहले तो अपना यही वाला फॉर्मूला लगने वाला है. AIM का नाम दे दिया. अब क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है P0. P0 क्या होगा बेटा? ये मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें P0 आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो. कुछ भी इन द सेंस फर्स्ट भी ले सकते हो, लास्ट भी ले सकते हो, फर्स्ट या लास्ट में से. लेकिन अगले जो मेथड्स हैं वो मेथड्स ये बोलते हैं कि P0 कौन सा लेना है, हमेशा लेके चलना है लास्ट वाला जो दिया होगा. तो मैं इसी को ही यहाँ पे भी लेके चलूंगा. ऐसे ध्यान रखो कि P0 कौन सा लेंगे हम लोग, लास्ट वाला. तो P0 की वैल्यू आ गई 15,000. ठीक, अब चलते हैं X बार की तरफ. X बार कैसे कैलकुलेट होगा? तो X बार के लिए इधर देखो, इसमें ग्रोथ कितना हुआ, पहले 10 इयर्स में ग्रोथ अपने पास में हुआ है 2000 का. ठीक, अगले 10 इयर्स में ग्रोथ हुआ है 3000 का. तो ऑन एन एवरेज कितना ग्रोथ हुआ? तो X बार के लिए 2000 प्लस 3000 बाय 2, 2500. ठीक, अब X बार भी आ गया. क्या रह गया? N, नंबर ऑफ डेकेड्स. ये कैसे आएगा?
तो नंबर ऑफ डेकेड्स के लिए n के लिए, अब देखो हमने इनिशियल पॉपुलेशन लिया 15,000, तो उसके बेसिस पे इनिशियल ईयर कौन सा हो गया 2011, राइट। गिवन ईयर कौन सा है 2021, मैं ये लिख सकता हूं नंबर ऑफ डेकेड्स के लिए गिवन ईयर माइनस इनिशियल ईयर डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, क्योंकि 10 साल का एक ग्रुप लेके चलना है। गिवन ईयर 2021, इनिशियल ईयर 2011 डिवाइडेड बाय 10, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 1। सॉल्व कर लो आगे। नाउ Pn, P1 लिख लो चाहे P 2021 लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी बनेगी P0 प्लस n इंटू एक्स बार, तो P0 इज 15,000, 1 into 2500. Now population in 2021 is 17,500. ये बना आपके पास population in 2021, ठीक है। अब ये तो हो गया कि किस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं यूजिंग अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, अपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब बेटा जरूरी नहीं है कि ऐसे ही हो, अब जरूरी नहीं कि हमेशा 2021 ऐसे ही कुछ आए। मान लो बोलते 2025 में कैलकुलेट करो, तो यहाँ पे 2025 पुट कर दो तो 1.4 आ जाएगा। मतलब n की वैल्यू जरूरी नहीं कि हमेशा नंबर्स में हो, ये पॉइंट्स में भी हो सकती है, डेसिमल्स में भी आ सकती है, ठीक है। लेकिन अपना क्वेश्चन जो है वो इसी तरीके से ही सॉल्व होगा। अब ये जो मेथड है, अगर मैं इस मेथड के यूज की बात करता हूं, तो ये मेथड एक ऐसा मेथड है जो तीनों मेथड्स में से सबसे मिनिमम रिजल्ट देता है, लीस्ट रिजल्ट। और जब ये सबसे लीस्ट रिजल्ट देगा तो डेफिनेटली हम लोगों के पास में अगर तीनों में सबसे कम रिजल्ट आते हैं इससे, तो हम लोग इसको यूज करते हैं ओल्ड सिटीज में। इट इज यूज्ड फॉर ओल्ड सिटीज, या आप ये बोल सकते हो कि ऐसी सिटीज जो अपने सैचुरेशन लेवल पे पहुंच चुकी हैं। दैट मीन्स सैचुरेशन लेवल पे पहुंचने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी सिटीज बेसिकली जिसमें जितना भी ग्रोथ होना था वो मैक्सिमम ग्रोथ हो चुका है, अब बहुत ज्यादा ग्रोथ के चांसेस नहीं है उस सिटी के, उस टाइप की सिटी को हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड सिटी। तो वहां पे हम लोग इस मेथड को यूज कर सकते हैं, अपने अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड को, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो मेथड रहेगा मेरे पास में, ये नेक्स्ट मेथड होगा ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। आप इसकी बजाय यही पिछला क्वेश्चन अगर आप पी नोट को 10,000 लेके सॉल्व करते हो तो भी आपके पास सेम आंसर आएगा, आप करके देख सकते हो, ठीक है। पी नोट को 10,000 लोगे तो n कितना बनेगा, n के लिए 2021 माइनस, क्योंकि अब इनिशियल ईयर कौन सा हो जाएगा 1991 डिवाइडेड बाय 10, तो n की वैल्यू 3 आ जाएगी। उसके बाद सॉल्व करोगे आपके पास में सेम रिजल्ट आएगा यहाँ से, लेकिन जरूरी नहीं है अगले मेथड में आए, अगले में नहीं आएगा, अगले में हम इसी से ही सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट इज सेकेंड मेथड इज ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं GIM, ठीक। अब इसकी असम्पशन क्या है, देखो पिछले वाले ने क्या बोला, पिछले वाले ने बोला ऑन एन एवरेज जो ग्रोथ होगा वो कांस्टेंट है, तो हमने एवरेज ग्रोथ कैलकुलेट कर ली। ये बोलता है एवरेज ग्रोथ रेट कांस्टेंट नहीं है, परसेंटेज ग्रोथ रेट कांस्टेंट है। मतलब मैं इनका एवरेज नहीं लूंगा, मैं इनकी परसेंटेज कैलकुलेट करूंगा, उस परसेंटेज का एवरेज लेके चलूंगा, वो कांस्टेंट अज्यूम होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं इधर फॉलो करता हूं तो पहला पॉइंट तो यही है। इसकी अजम्पशन को अगर हम बात करते हैं GIM की, तो इसकी अजम्पशन क्या बोलता है, परसेंटेज ग्रोथ रेट, परसेंटेज ग्रोथ रेट ऑफ सिटी इज अज्यूम्ड टू बी constant. Percentage growth rate of the city is assumed to be constant. ठीक है, ये पॉइंट इसने लिया है। अब इसने क्या बनाया फॉर्मूला, इसने बनाया Pn is equal to P0 into 1 plus R upon 100 raised to power n, जो हम लोग उसमें पढ़ते हैं ना कंपाउंड इंटरेस्ट में फॉर्मूला, सेम वही वाला फॉर्मूला है अपने पास में, सेम अपने पास में Pn और P0 वही। P0 is initial population, P0 जो बनेगा, Pn जो बनेगा that will be final population बोल दो, या फिर population after n decades,
एंड डेकेड्स बोल दो एंड ईयर्स बोल दो, आप पे डिपेंड करता है। आर इज परसेंटेज ग्रोथ रेट, परसेंटेज ग्रोथ रेट, और एन नंबर ऑफ डेकेड्स। सेम वही जो हमने पहले कैलकुलेट किया था, जैसे नंबर ऑफ डेकेड्स, उसी तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है अब हमारे पास में, सेम यही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को फॉलो करते हुए आपको क्या करना है, 2021 में कैलकुलेट करनी है वैल्यू यूजिंग जीआईएम। ये मेथड का नाम पक्का मिलेगा आपको पेपर में, कौन सा आपको लेकर चलना है, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड या फिर अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। अब अगर इसको फॉलो करते हैं, देखो इनिशियल पॉपुलेशन 15,000 पी नॉट, ठीक है। एन की अगर बात करें सेम 1 कैसे आएगा, गिवन ईयर माइनस इनिशियल ईयर डिवाइडेड बाय 10, तो एन की वैल्यू आ गई 1। नाउ द क्वेश्चन इज आर कैसे कैलकुलेट होगा, परसेंटेज ग्रोथ रेट कैसे आएगा, ये पॉइंट है काम का इसमें समझने वाला। देखो इधर इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए, यहां पे हमने देखा कि 1991 से 2001 में पॉपुलेशन का ग्रोथ कितना हुआ, 2000 का। यहां पे ग्रोथ कितना हुआ, 2000 का। आगे कितना हुआ अगले वाले में, 3000 का। अब ये बोलते हैं कि परसेंटेज ग्रोथ कितना हुआ, तो परसेंटेज के लिए हम लोग क्या लेंगे, 2000 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 100, 20% आ गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या बोलता है, दूसरे पार्ट में आपको लेना परसेंटेज के लिए 3000। अब इनिशियल कितना है, 12,000 इंटू 100, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 25%। पहले वाला हो गया R1, दूसरे वाला हो गया R2। अब एवरेज परसेंटेज ग्रोथ रेट R कैसे कैलकुलेट होगा, इस R को कैलकुलेट करने के हैं दो तरीके। पहला तरीका है अरिथमेटिक मीन, R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू RT डिवाइडेड बाय T। इसको N इसलिए नहीं लिखा क्योंकि N यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर कंफ्यूजन हो जाती है, तो इसको मैंने अलग से लिख दिया T। एक तो ये है, दूसरा इसी को ज्योमेट्रिक मीन के बेसिस पे भी लिख सकते हैं, R1 इंटू R2 इंटू R3 अप टू RT रेज टू पावर 1 बाई T। मैथ्स में पढ़ते थे ना AMGM, वही है ये है अरिथमेटिक मीन, ये है ज्योमेट्रिक मीन। ठीक, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। अब R कैलकुलेट करते हैं यहां से। R के लिए R1 प्लस R2 बाय 2, तो 22.5%। पॉपुलेशन कैलकुलेट कीजिए यहां से, तो Pn की वैल्यू क्या आएगी, अब P नोट कितना है अपने पास, 15,000 इंटू 1 प्लस R बाय 100, 22.5 डिवाइडेड बाय 100 रेज टू पावर n। तो इनडायरेक्टली अब क्या करना है, 15,000 को आपको मल्टीप्लाई करना है 1.225 से, तो ये लगभग 18,000 के आसपास इसका आंसर आएगा। 18,000 कुछ आपको मुझे ध्यान नहीं है, थोड़ा सा आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, 18,000 के आसपास आपको मिलेगा। ठीक है, ये बना किसके बेसिस पे, अरिथमेटिक मीन। जब मैं इसी का ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करूंगा, तो ज्योमेट्रिक मीन में अब क्या करना पड़ेगा, 20 इंटू 25 रेज टू पावर हाफ, तो वहां से वैल्यू आएगी लगभग 22.36, तो जिससे मेरे पास आंसर थोड़ा सा कम आएगा। देखो 22.5 पुट किया तो ये वैल्यू आई 18,000 के आसपास, मैंने आपको बताया। अब 22.36 अगर पुट करते हैं तो थोड़ा सा तो कम आएगा ना आंसर। तो ये बोलते हैं कि अरिथमेटिक मीन से जो रिजल्ट आएंगे वो ज्यादा होंगे, हायर होंगे एज कंपेयर टू ज्योमेट्रिक मीन, राइट। और ओवरऑल रिजल्ट की अगर बात करें तो मैंने बताया अरिथमेटिक मीन जो AIM था वो AIM देता है मिनिमम रिजल्ट, और GIM आपको देगा हमेशा मैक्सिमम रिजल्ट। तो मैक्सिमम रिजल्ट मिलने के कारण से ये कहां पे यूज होगा, इट इज यूज्ड फॉर न्यू सिटीज। अब न्यू सिटीज है, ग्रोथ हो रही है, अभी बहुत ज्यादा चांसेस हैं ग्रोथ के, तो डेफिनेटली माइग्रेंट्स भी तो ज्यादा से ज्यादा आएंगे इसमें, और माइग्रेंट्स जितने ज्यादा आएंगे इनडायरेक्टली ग्रोथ के चांसेस भी उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। यहाँ पे पॉपुलेशन भी बढ़ेगी, वाटर की डिमांड भी बढ़ेगी, तो उसके बेसिस पे हम लोग न्यू सिटीज में GIM को फॉलो करके चलते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट है आपके पास में थर्ड मेथड, इसको नाम दिया जाएगा IIM, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, और कुछ लोग इसको वेरिएबल इंक्रीज मेथड भी बोल देते हैं, वो भी ठीक है। थर्ड इज
वेरिएबल इंक्रीज मेथड और इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, IIM शॉर्ट फॉर्म। अब ये मेथड बोलता है कि इसके रिजल्ट इतने कम भी नहीं है AIM जैसे, बहुत ज्यादा भी नहीं है GIM जैसे, ये हमेशा आपको मीडियम रिजल्ट्स देगा। तो जब ये आपको हमेशा मीडियम रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा तो डेफिनेटली जो मीडियम रिजल्ट्स अगर इसने प्रोवाइड किए तो हम इसको किसी भी सिटी में यूज कर सकते हैं। इट मे बी यूज्ड फॉर ओल्ड सिटीज एंड इट मे बी यूज्ड फॉर न्यू सिटीज, दोनों में से किसी भी सिटीज के लिए इसको यूज किया जा सकता है। अब इसने बोला क्या है, इसने बोला है कि देखो पहले मेथड से शुरुआत करते हैं AIM। उसने बोला एवरेज ग्रोथ रेट कांस्टेंट, पिछले वाला GIM था, उसने बोला परसेंटेज ग्रोथ रेट कांस्टेंट। ये बोलता है ना तो एवरेज ग्रोथ रेट कांस्टेंट है ना परसेंटेज ग्रोथ रेट कांस्टेंट है। इंक्रीमेंट पे जो इंक्रीज लगेगा, ठीक है, ये बोलता है कि जो इंक्रीज हुआ था, जैसे वो था ना पहले वाले में 2000 हुआ फिर 3000 हुआ, वो इंक्रीज वेरी कर सकता है, जिसको हमने नाम दिया वेरिएबल इंक्रीज मेथड। तो ये मेथड क्या बोलता है, इसकी असम्पशन की अगर बात करें तो ये बोलता है एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज नॉट कांस्टेंट। एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज नॉट कांस्टेंट, इट मे वेरी। और इस पॉइंट को फॉलो करते हुए कि ये वेरी कर सकता है, इसने बनाया अपना फॉर्मूला। इसने बोला PN जो होता है, PN के लिए देखो आधा फॉर्मूला तो है IIM वाला, ठीक है, P0 प्लस NX बार, और बाकी आधा जो है, जो अगला पार्ट बना, ये बना N इंटू N प्लस 1/2 इंटू 5 बार। PN इज इक्वल टू P0 NX बार प्लस N इंटू N प्लस 1/2 Y बार। बाकी सब कुछ सेम, P0 इनिशियल, N नंबर ऑफ डेकेड्स, X बार एवरेज ग्रोथ रेट। Y बार जो है, ये Y बार एक नई टर्म दिख रही है मुझे, ये Y बार है एवरेज इंक्रीमेंटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन। एवरेज इंक्रीमेंटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अब क्वेश्चन है ये क्या होता है एवरेज इंक्रीमेंटल इंक्रीज। वापस से एग्जांपल लेते हैं, अब थोड़ा सा उसको बढ़ा के लेंगे। 1981 में पॉपुलेशन 10,000, 1991 में पॉपुलेशन 12,000, 2001 में पॉपुलेशन 15,000 और 2011 में पॉपुलेशन लेट अस सपोज 19,000। ठीक है, अब 19,000 है आपके पास में, ये बोलता है 2021 में बताओ पॉपुलेशन कितना होगा। 2021 में आपको बताना है कि पॉपुलेशन कितना एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए इसको अगर फॉलो करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट है P0 एवरेज वैल्यू, मतलब इनिशियल वैल्यू। तो P0 अपने पास में लास्ट वाला 19,000, ठीक है। N, तो N के लिए गिवन ईयर माइनस इनिशियल ईयर डिवाइडेड बाय 10, तो N की वैल्यू भी कितनी आ गई 1। क्या रहेगा X बार और Y बार। X बार उठाते हैं तो X बार के लिए कितना बना इंक्रीज, पहले वाले पार्ट में इंक्रीज आया 2000 का, दूसरे वाले पार्ट में इंक्रीज आया 3000 का, तीसरे वाले पार्ट में आया इंक्रीज 4000 का। ठीक है, इसने बोला एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज नॉट कांस्टेंट, इट में वेरी, ये बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो अब ये बोलता है आगे कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज पे कितना इंक्रीज हुआ। पहले 10 साल में इंक्रीज हुआ 2000 का, अगले 10 साल में इंक्रीज हुआ 3000 का, तो 10 साल में एक्चुअल में इंक्रीज कितना हुआ 1000, अगले वाले में भी 1000। ठीक है, इस तरीके से आप लेके चलेंगे। X बार क्या होगा इन सबका एवरेज, Y बार क्या होगा इनका एवरेज। तो X बार के लिए हम लोग लेंगे 2000 प्लस 3000 प्लस 4000 डिवाइडेड बाय 3, तो X बार की वैल्यू आ गई 3000।
ठीक है, बोर्ड थोड़ा छोटा है बट मैनेज करना है हम लोगों को इसी में ही अभी तो फिलहाल। y बार, अब y बार कैसे आएगा, 1000 प्लस 1000 बाई 2, तो y बार की वैल्यू आ गई 1000। पुट करो फॉर्मूले में, आंसर आ जाएगा एज पर द इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। ठीक है, अब देखो इसको समझने की कोशिश करो थोड़ा सा और इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट। देखो ऐसा भी तो हो सकता है ना, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये पॉपुलेशन मुझे दी होती 17,000, तो अगर ये 17,000 होता तो ये कितना आता 2000, और अगर ये 2000 है तो ये वैल्यू कितनी आ गई माइनस। अब घट गया ना, तो अब y बार की वैल्यू के लिए 0 हो जाएगा यहाँ पे y बार। अब क्योंकि ये घटा है तो फिर मैं इसको इंक्रीमेंटल इंक्रीज नहीं नाम दूंगा, फिर मैं इसको नाम दूंगा डिक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, क्योंकि वेरी करेगा, वेरिएबल है तो वेरिएबल में तो वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो अगर माइनस आया तो डिक्रीमेंटल इंक्लूड करेंगे आप उस माइनस साइन को भी, और अगर पॉजिटिव प्लस आया तो अपने पास में बनेगा ये फिर इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, जिसको कंबाइन करके हम लोग नाम देते हैं वेरिएबल इंक्रीज मेथड। इसमें यूज लिखिए अपने नोट्स के अंदर कि हम लोग इस मेथड को किसी भी टाइप की सिटी के लिए यूज कर सकते हैं। इट मे बी यूज्ड फॉर ओल्ड सिटीज एंड इट मे बी यूज्ड फॉर न्यू सिटीज ऑल्सो। इस तरीके से हम लोग अपने पॉपुलेशन फोरकास्टिंग को लेके चलते हैं, जिसमें हम लोग इन 3 मेथड्स के बेसिस पे किसी भी एक सिटी की पॉपुलेशन को एस्टिमेट कर सकते हैं आने वाले टाइम में। राइट, अब आगे बढ़ेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारे पास में दैट विल बी वाटर डिमांड, कि वाटर डिमांड होती क्या है। तो चलिए अब शुरू करते हैं वाटर डिमांड के बारे में। देखिए वाटर डिमांड में सबसे पहली जो डेफिनेशन है दैट इज पर कैपिटा डिमांड। पर कैपिटा डिमांड, जिसको हम लोग लिखते हैं स्मॉल क्यू से। देखो पर कैपिटा, ठीक है, इसको हालांकि इसका कॉन्सेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं अपने इसी इन्वायरमेंट में। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा जब हमने ट्रीटमेंट यूनिट्स को डिजाइन किया। उसमें देखते थे ना कि 10,000 लोगों के लिए डिजाइन करना है और ऑन एन एवरेज वाटर कंजम्पशन कितना है 100 लीटर्स पर कैपिटा पर डे, एलपीसीडी 250 लीटर्स पर कैपिटा पर डे, दैट इज एक्चुअली पर कैपिटा डिमांड। पर कैपिटा डिमांड बोलता है एक दिन में एक पर्टिकुलर पर्सन ऑन एन एवरेज कितना वाटर कंज्यूम करेगा, दैट विल बी इट्स पर कैपिटा डिमांड। ठीक है, अब कितने वाटर की कंजम्पशन होती है एक दिन में, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं टोटल कंजम्पशन ऑफ वाटर एनुअली, टोटल एनुअल कंजम्पशन ऑफ वाटर, पूरे एक साल में कितना वाटर कंज्यूम होगा पूरी सिटी का, इसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, जितना पानी कंज्यूम हुआ, जरूरी नहीं डोमेस्टिक में, कहीं पे भी इंडस्ट्रीज में, कमर्शियल एक्टिविटीज में, कहीं पे भी कैसे भी कितने पानी की कंजम्पशन हुई पूरी सिटी की एक साल में, वो ले लिया। अब मुझे इसको कैलकुलेट किस में करना है, मुझे इसको कैलकुलेट करना है पर डे में। पर कैपिटा डिमांड इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ पर डे, तो इसका मतलब अब मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा 365 से, क्योंकि ये तो एनुअल है। ठीक है, फिर ये बोलता है पर कैपिटा मींस पर पर्सन, ये तो पूरी सिटी की कंजम्पशन है ना, तो सिटी की पॉपुलेशन आएगी इसमें, तो मैं क्या करूंगा पॉपुलेशन ऑफ सिटी से डिवाइड कर दूंगा, डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ सिटी। ये बन गया आपके पास में पर कैपिटा डिमांड स्मॉल क्यू। ऑन एन एवरेज एक पर्टिकुलर पर्सन एक दिन में कितने पानी की कंजम्पशन लेगा, दैट विल बी इट्स पर कैपिटा डिमांड। ठीक, यूनिट्स, अगेन इट्स यूनिट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑब्जेक्टिव में। अब देखो टोटल एनुअल कंजम्पशन लेते हैं लीटर में। ठीक है, तो मैं इसको ये लिख दूं एलपीसीडी, लीटर्स पर कैपिटा डे, लीटर्स पर कैपिटा डे, या फिर लीटर्स पर कैपिटा पर डे भी बोल सकते हो, लीटर पर पर्सन पर डे भी बोल सकते हो, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में हमेशा हम लिखते हैं इसको एलपीसीडी की फॉर्म में। राइट, इसके बाद में आगे इससे रिलेटेड कुछ एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं कि हम अपनी पर कैपिटा डिमांड को कैसे क्लासिफाई करते हैं, बेसिकली हम कैसे इसको फर्दर सब कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये बोलता है पर कैपिटा डिमांड को टोटल 6 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, 6 कंडीशंस में हम इसको लेके चलते हैं। फर्स्ट इज डोमेस्टिक वाटर डिमांड, डोमेस्टिक वाटर डिमांड, नाम से ही पता चल रहा होगा। ठीक, डोमेस्टिक के बाद में
नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड, इंडस्ट्रियल के बाद में थर्ड आता है हमारे पास में इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड के बाद में फोर्थ आता है कमर्शियल वाटर डिमांड। कमर्शियल वाटर डिमांड, ठीक। कमर्शियल वाटर डिमांड के बाद डिमांड फॉर थेफ्ट्स एंड लॉसेस। डिमांड फॉर थेफ्ट्स एंड लॉसेस। सिक्स्थ इज फायर डिमांड। सिक्स्थ वन इज फायर डिमांड। चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं, ठीक। डोमेस्टिक वाटर डिमांड, जो भी पॉइंट्स हैं ये पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं, यहां पे हम लोग लिखेंगे इधर डोमेस्टिक वाटर डिमांड के। ये बोलता है ऑन एन एवरेज एक पर्टिकुलर पर्सन डोमेस्टिक एक्टिविटीज में कितना पानी कंज्यूम करता है। मतलब डोमेस्टिक एक्टिविटीज में जितना पानी कंज्यूम होगा हम उसको हमेशा, देखो चाहे कोई भी वाटर हो, अब जब हमने पूरी सिटी के पानी की कंजम्पशन कैलकुलेट की एनुअली, तो हमने इसको कैटेगराइज थोड़ी किया कि इतना पानी हमने घर में सप्लाई किया, इतना इंडस्ट्रीज में सप्लाई किया, इतना ऑफिसेज में सप्लाई किया, हमने तो एक साथ ही कंसिडर किया था। उसको फिर हम लोग अंदाजे से बांटेंगे अलग अलग उसके अंदर। तो हमेशा ये जितनी डिमांड्स है सारी किसकी टर्म्स में कैलकुलेट होंगी, पर्सन की टर्म्स में कैलकुलेट होंगी, क्योंकि मैंने इसको पूरा ऑन एन एवरेज कंसिडर करके चला है। इस पॉइंट को ध्यान रखना, बहुत से लोगों को यहाँ कंफ्यूजन हो जाती है कि इंडस्ट्री डिमांड पर्सन की टर्म्स में कैसे आ गई। वो इसलिए पर्सन की टर्म्स में आई है क्योंकि यहाँ पे एनुअल कंजम्पशन को कंसिडर करते हुए हमने इसको सब कैटेगरीज में नहीं लिया था, हमने सबको एक साथ में कंसिडर किया था। अब ये बोलता है कि ऑन एन एवरेज कितना पानी कंज्यूम होगा डोमेस्टिक एक्टिविटीज में। डोमेस्टिक एक्टिविटीज मतलब जो भी अपनी बेसिक एक्टिविटीज हो गई, ड्रिंकिंग, कुकिंग, ठीक है, इसके अलावा बाथिंग, क्लीनिंग, वो सब का सब आ जाएगा अपने पास में डोमेस्टिक एक्टिविटीज में कितने वाटर की कंजम्पशन हुई। ये बोलता है ये जो डिमांड है ना, दिस डिमांड इज 50% to 60% ऑफ टोटल वाटर डिमांड। जितना पानी कंज्यूम होता है उसका 50 से 60% पानी जो है अपना, ये किसमें कंज्यूम हो जाएगा, ये डोमेस्टिक एक्टिविटीज में आएगा। टोटल पर कैपिटा डिमांड का 50 से 60% जो है वो डोमेस्टिक एक्टिविटीज में आता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे इसको कंसिडर करते हैं। इसकी जो ऑन एन एवरेज जो वैल्यू है, इसकी ऑन एन एवरेज हम वैल्यू लेके चलते हैं 135 एलपीसीडी, 135 एलपीसीडी से 220 एलपीसीडी के बीच में। इसकी एवरेज वैल्यू 135 लीटर्स पर कैपिटा पर डे से 220 लीटर्स पर कैपिटा पर डे के बीच में अज्यूम की जाती है, ठीक है। बट ऑन एन एवरेज अगर मुझे एक वैल्यू लिखनी हो तो पेपर के अंदर आप ये मार्क करना 200 एलपीसीडी ऑन एन एवरेज हम लोग लेके चलते हैं। आगे बोलते हैं अब कुछ ऐसी सिटीज होती हैं, ध्यान रखना, कुछ ऐसी सिटीज होती हैं, खास तौर पे कुछ ऐसी कॉलोनीज जिसको हम लोग बोलते हैं LIG कॉलोनीज, लो इनकम ग्रुप कॉलोनीज, या EWS, ये तो आजकल बहुत फेमस हो चुका है, EWS, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस। इसमें जो ऑन एन एवरेज वाटर डिमांड, डोमेस्टिक वाटर डिमांड होता है, ये फिक्स होगा LPCD 135 लीटर पर कैपिटा पर डे। अच्छा एक पॉइंट और, जो एवरेज मैंने 200 बताया ना, ये एक्चुअल में 200 पता कैसे आएगा, ये एवरेज जो 200 लीटर पर कैपिटा डिमांड आई है, ये डिमांड हम लोग कंसीडर कब करके चलते हैं, हम लोग इसको कंसीडर करते हैं फुल फ्लशिंग सिस्टम के केस में। मतलब ऐसी सिटीज जहां पे प्रॉपर एक सीवरेज सिस्टम है, वेस्टेज ऑफ वाटर जो है वो प्रॉपरली सीवर्स के थ्रू ट्रांसफर हो जाएगा, वहीं पे हम इस एवरेज डिमांड को 200 लीटर पर कैपिटा पर डे लेके चलेंगे। तो ये बना आपके पास बेटा बेसिकली डोमेस्टिक वाटर डिमांड के बारे में। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड, राइट। अब ये बोलता है, नाम से ही पता चल रहा होगा, ऑन एन एवरेज इंडस्ट्री में कितना पानी कंज्यूम होता है, दैट इज इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। अब ऑन एन एवरेज इंडस्ट्री में अगर वाटर की कंजम्पशन देखी जाए तो प्रोडक्ट बनाने के लिए मोस्टली जैसे डाई इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री है, पेंट इंडस्ट्री है, यहाँ पे मैक्सिमम वाटर की कंजम्पशन होती है। तो ये सब हम लोग लेके चलते हैं इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड में। इसमें 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड की एवरेज वैल्यू कितनी होगी,
इसकी एवरेज वैल्यू हम लोग लेके चलते हैं, इंडस्ट्रियल की बात कर रहा हूं, इसकी एवरेज वैल्यू होती है 50 एलपीसीडी, ठीक है। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 450 लीटर पर कैपिटा पर डे। मतलब देखो, सबसे पहले तो अगर डेफिनेशन लिखनी हो इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड की तो हम लोग ऐसे ही लिखते हैं कि ऑन एन एवरेज इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में कितने वाटर की कंजम्पशन हुई, उसको हमने नाम दे दिया इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड, राइट। उसके बाद बोलता है कि ऑन एन एवरेज इसकी कितनी कंजम्पशन होगी, तो 50 एलपीसीडी। और ज्यादा से ज्यादा कितना कंज्यूम हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 450 लीटर्स पर कैपिटा पर डे की इसमें कंजम्पशन इंडस्ट्रियल एग्जिस्ट करती है, ठीक। अब तीसरा जो है आगे हमारे पास में, नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड। वन बाय वन यहां पे आपको समझाता हूं। जो अगला मैंने आपको बताया थर्ड, दैट इज इंस्टीट्यूशनल। और इंस्टीट्यूशनल के अलावा इसी को हम लोग कमर्शियल डिमांड में बोलते हैं। मैंने वहां पे दोनों अलग अलग लिखा था, सॉरी बाय मिस्टेक वो था हमारे पास में, ये एक ही है, तो है इंस्टीट्यूशनल और कमर्शियल वाटर डिमांड। वहां पे जो फोर्थ आएगा वो डिमांड फॉर पब्लिक यूज आएगा, उसको ठीक कर लेना आप, ठीक है। अब ये बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल और कमर्शियल क्या है, नाम से ही पता चल रहा होगा, कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए या इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज के लिए जितने वाटर की कंजम्पशन होगी ये सब लेके चलते हैं यहाँ पे। तो कंजम्पशन ऑफ वाटर फॉर कमर्शियल एक्टिविटीज। अब कमर्शियल या इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज में स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स ये सब इंक्लूड करके चलते हैं, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, जैसे अगर मैं बात करता हूं अपना स्कूल्स कॉलेजेस की, स्कूल्स कॉलेजेस, इसमें हम लोग लेते हैं 55 लीटर्स पर कैपिटा पर डे, ठीक। ऑफिसेस, ऑफिसेज में यही वैल्यू ली जाती है। अपने इंस्टीट्यूशनल कमर्शियल डिमांड जो वाटर डिमांड है ये लेके चलते हैं, ऑफिसेज हैं 45 एलपीसीडी, 45 एलपीसीडी। नेक्स्ट इज हॉस्टल्स, हॉस्टल्स में यही डिमांड ली जाती है 135 एलपीसीडी, जो रेसिडेंशियल हॉस्टल्स होते हैं। हॉस्टल्स के अलावा अगला आता है हॉस्पिटल्स, दिस इज इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। हॉस्पिटल्स में अगर 100 बेड तक का हॉस्पिटल है तो 340 लेंगे, अप टू 100 बेड। और अगर मेरे पास अबव 100 बेड हुआ तो 450 एलपीसीडी अबव 100 बेड्स, ठीक है। ये बना अपने पास में थर्ड इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड। ऑन एन एवरेज 50 एलपीसीडी लिया जाता है, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट इज डिमांड फॉर पब्लिक यूज, डिमांड फॉर पब्लिक यूज। अब ये बोलता है पब्लिक यूज में कौन सी कंजम्पशन आती है। पब्लिक यूज में जनरली पता है कौन सी कंजम्पशन इसमें इंक्लूड होगी, इसमें हम लोग कंजम्पशन लेके चलेंगे पब्लिक एक्टिविटीज, जैसे पार्क की क्लीनिंग हो गई, ठीक है। पार्क की क्लीनिंग के अलावा रोड्स क्लीनिंग होगी, ये सब आएगा। वाटर कंजम्पशन फॉर पार्क क्लीनिंग, रोड्स क्लीनिंग एक्सेट्रा। ये वैल्यू कितनी लेते हैं, दिस वैल्यू इज अबाउट 10% टू 15% ऑफ टोटल वाटर डिमांड। टोटल वाटर डिमांड का 10% से 15% लिया जाएगा, राइट। डिमांड फॉर पब्लिक यूज के बाद में अगला आता है मेरे पास डिमांड फॉर थेफ्ट्स एंड लॉसेस। देखो, पानी की चोरी और लॉसेस की बात की जाए तो इसमें आते हैं बेसिकली अनरजिस्टर्ड वाटर सप्लाई बॉडीज, प्राइवेट वाटर सप्लाई, जैसे घर के अंदर हैंडपंप है, अब इसका रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास थोड़ी है, तो ये कैसा हो गया, एक अनरजिस्टर्ड वाटर सप्लाई बॉडी है। किसी प्राइवेट इंडस्ट्री ने अपना खुद का सोर्स लगा लिया, सबमर्सिबल पंप्स लगा लिए घर के अंदर, अब इनका भी गवर्नमेंट के पास तो रिकॉर्ड नहीं है, तो ये आ जाता है थेफ्ट्स की फॉर्म में। अब वाटर को आपने ट्रांसपोर्ट किया, ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट किया एक पाइप से दूसरे पाइप में, तो बेसिकली कई बार ज्वाइंट्स होते हैं जिनमें लीकेज भी तो हो सकती है, तो वो किसके टर्म्स में आ जाएगा, फिर लॉसेस के टर्म्स में। तो ये बोलते हैं डिमांड्स फॉर थेफ्ट्स एंड लॉसेस, डिमांड फॉर थेफ्ट्स एंड लॉसेस। इसमें हम लोग लेके चलते हैं ऑन एन एवरेज इसकी जो डिमांड होती है, दिस इज ऑल्सो
5% टू 10% ऑफ वाटर डिमांड, जिसकी एवरेज वैल्यू, अब इसकी एवरेज वैल्यू एक्चुअली ना बहुत सारी अलग अलग लिखते हैं, कुछ लोग 20 लिखते हैं, कुछ लोग 50 लिखते हैं, ठीक है। लगभग 20 एलपीसीडी के आसपास में ये एग्जिस्ट करती है, 20 लीटर्स पर कैपिटा पर डे के आसपास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है मेरे पास में 6 वाला, वो है डिमांड फॉर फायर, बेसिकली फायर डिमांड। नेक्स्ट 6th वन इज फायर डिमांड। अब देखो फायर डिमांड में अगर देखा जाए तो जनरली कभी भी वाटर की कंजम्पशन हुई और वाटर की कंजम्पशन के साथ में कहीं पे गलती से आग लग जाए, तो आग लगने के लिए, आग को बुझाने के लिए, नॉट लगने के लिए, आग को बुझाने के लिए जितने वाटर की कंजम्पशन होगी, इसको नाम क्या दिया जाएगा? इसको हम लोग नाम देंगे अंडर द कैटेगरी ऑफ फायर डिमांड, ठीक है। अब आगे अगर बढ़ते हैं इसी में फायर डिमांड वाले में, अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलता हूं, हम लोग इसको किसके बेसिस पे कंसिडर करते हैं, इसमें ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान देने वाला है। इट डिपेंड्स अपॉन पॉपुलेशन ऑफ द सिटी। जो भी अपना पॉपुलेशन होगा सिटी का, ये इस पे डिपेंड करेगा, और साथ में हम लोग सिर्फ इसमें 1 एलपीसीडी लेके चलेंगे, 1 एलपीसीडी। अब देखो मैंने बोला कि ये पॉपुलेशन ऑफ सिटी पे डिपेंड करता है, और एक पर्सन के हिसाब से 1 लीटर पानी को हमेशा स्टोर करके चलेंगे। अब एक सिटी की पॉपुलेशन अगर 50 लाख है, तो इसका मतलब एक टाइम पे कितना पानी कंज्यूम हो जाएगा? 50 लाख लीटर पानी फायर डिमांड के फॉर्म में आपको इमरजेंसी के लिए हमेशा स्टोर करके चलना पड़ेगा, एंड विच इज वेरी हाई, ठीक है। तो बेसिकली फायर डिमांड दिखने में तो बहुत कम है, लेकिन इसकी जो कंजम्पशन है, मतलब इसको लिए, अब देखो ऐसा तो है नहीं कि हर टाइम आग लगी जाएगी, ठीक है। कभी कभार ये होता है, इमरजेंसी होती है, तो इसलिए हम लोग हमेशा इमरजेंसी के लिए 1 लीटर पर पर्सन की रेट से हम लोग हमेशा पानी स्टोर करके चलेंगे। जितने सिटी की पॉपुलेशन होगी उसके हिसाब से पानी स्टोर करके रखा जाएगा, ठीक। अब ये जो था फायर डिमांड, इसके लिए बहुत सारे इंपेरिकल फॉर्मूला भी हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए। एक क्विचलिंग फॉर्मूला है, बस्टन फॉर्मूला है, फ्रीमैन फॉर्मूला है, काफी सारे फॉर्मूला हैं जिनके बेसिस पे भी इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं, 1-2 फॉर्मूले हम लोग देख सकते हैं इसमें, जिसमें पहला है आपके पास में बस्टन फॉर्मूला। ये बोलता है डिस्चार्ज कैसे कैलकुलेट होगा फायर डिमांड के लिए। फायर डिमांड कैसे कैलकुलेट होगी? Q इज इक्वल टू 5663। कुछ लोग 2 लिख देते हैं, कुछ लोग 3 लिख देते हैं, डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट, हमें एक आइडिया लेना है, ठीक है। 5663 स्क्वायर रूट ऑफ P। नाउ Q इज वाटर डिमांड या वाटर डिस्चार्ज लिख सकते हो, क्योंकि टैंक में से डिस्चार्ज किस रेट से होगा, ये इसकी यूनिट होगी लीटर पर मिनट, ठीक है। P जो होगा, P इज पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स। जितनी पॉपुलेशन है, मान लो आपको पॉपुलेशन दी है 50,000, तो 50,000 नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पे P, 50,000 को 1000 के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 50 आएगा, उसको लेके चलना है। बस्टन के अलावा एक क्विचलिंग फॉर्मूला भी है। क्विचलिंग फॉर्मूला बोलता है 3182 स्क्वायर रूट ऑफ P। इसमें भी P अपना वही थाउजेंड्स में पॉपुलेशन, एंड Q हो जाएगा अपने पास में वाटर डिमांड, राइट। और भी बहुत सारे फॉर्मूला है, जैसे ये तो क्विचलिंग था, क्विचलिंग के अलावा बस्टन फॉर्मूला है, बस्टन के अलावा फ्रीमैन फॉर्मूला आता है, नेशनल बोर्ड है, काफी सारे फॉर्मूले हैं, राइट। तो बेसिकली आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि फायर डिमांड के लिए वाटर की कंजम्पशन कितनी लेके चलनी है, 1 लीटर पर कैपिटा पर डे। अब ये बोलते हैं कि जब सारी डिमांड्स को ऐड कर देंगे, डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल, पब्लिक यूज, थेफ्ट लॉसेस एंड फायर डिमांड, जब हम लोग ऑल द 6 डिमांड्स को जब हम लोग ऐड करते हैं, तो मैक्सिमम वाटर डिमांड कितना आता है? मैक्सिमम डेली डिमांड, ये 3 बार अब तक आ चुका है एसएससी के अंदर ये वाला क्वेश्चन। इट इज 335 एलपीसीडी, 335 लीटर पर कैपिटा पर डे। ये हम लोग
ऑन एन एवरेज, मतलब बेसिकली मैक्सिमम डेली डिमांड इसको कंसिडर करते हैं और इसके बेसिस पे अपने क्वेश्चंस को, जो भी अपने न्यूमेरिकल्स होंगे, इनको सॉल्व किया जा सकता है डे टू डे लाइफ से रिलेटेड। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे। जो नेक्स्ट रहेगा मेरे पास में, नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर डिमांड, कि बेसिकली कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो अपने वाटर डिमांड को अफेक्ट करते हुए चलते हैं, इसके बारे में अब बात करते हैं। नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर डिमांड। अब कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो हमारी वाटर डिमांड को अफेक्ट करते हैं। यहाँ पे पर कैपिटा डिमांड भी आ सकता है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दैट आल्सो। ठीक है, दोनों का एक ही मतलब है कि जो अपनी वाटर डिमांड होती है, पर कैपिटा डिमांड होती है, ये कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करके चलते हैं। बिल्कुल सेम है जो आप लोग डे टू डे लाइफ में फॉलो करके चलते हैं कि पानी की कंजम्पशन कैसे बढ़ती या घटती है। सबसे पहला है साइज ऑफ पॉपुलेशन। साइज ऑफ सिटी लिख दो, पॉपुलेशन लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, साइज ऑफ सिटी के बाद में सेकंड इज क्लाइमेटिक कंडीशंस, क्लाइमेटिक फैक्टर्स या फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस। ठीक, तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें क्या आता है, तीसरा इसके अंदर आता है हमारे पास हैबिट ऑफ पीपल। हैबिट ऑफ पीपल की बजाय आप इसी को लिविंग स्टैंडर्ड भी लिख सकते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक है, अब लिविंग स्टैंडर्ड के बाद में फोर्थ आता है क्वालिटी ऑफ वाटर। पानी की क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी ऑफ वाटर, राइट। क्वालिटी ऑफ वाटर के बाद में अगर आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ वन आपके पास में बनेगा प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। ठीक, सिक्स विल बी टाइप ऑफ सप्लाई। टाइप ऑफ सप्लाई के बाद में अगला आता है कॉस्ट ऑफ वाटर एंड मीटरिंग सिस्टम। अलग अलग भी लिख सकते हो, एक साथ भी लिख सकते हो। ठीक, जेई 2017 में यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया था। देखो सीधा सा है, साइज ऑफ सिटी जितनी ज्यादा होगी, सिटी का साइज जितना ज्यादा होगा, वाटर की डिमांड या वाटर की कंजम्पशन उतनी ज्यादा होगी, तो डेफिनेटली साइज ऑफ सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पर कैपिटा डिमांड। अगला बोलता है क्लाइमेटिक कंडीशंस। अब देखो क्लाइमेटिक कंडीशंस में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, गर्मी जितनी ज्यादा होती है, पानी की कंजम्पशन नो डाउट उतनी ज्यादा एग्जिस्ट करेगी। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पर कैपिटा डिमांड। साथ में कंडीशंस अप्लाई। अब कंडीशंस क्या अप्लाई होती है, देखो नो डाउट टेम्परेचर बढ़ने से, क्लाइमेटिक टेम्परेचर बढ़ने से वाटर की डिमांड बढ़ेगी, लेकिन टेम्परेचर घटने से भी वाटर की डिमांड बढ़ती है। जब बहुत कोल्ड कंट्रीज की अगर बात करते हैं, बहुत ठंडे इलाके की अगर बात की जाए, ठीक है, वहां के लोग क्या करते हैं, हमेशा जो टैप्स होती हैं उन टैप्स को हमेशा खुला छोड़ देते हैं, ओपन छोड़ देते हैं। कारण क्या होता है उनको खुला छोड़ने का, ओपन छोड़ने का, क्योंकि इसके अंदर से अगर हमने उसको क्लोज करके रखा तो उन टैप्स के थ्रू, पाइप्स के थ्रू जो पानी की मूवमेंट बंद हो जाएगी और पानी फ्रीज कर जाएगा। तो फ्रीजिंग को अवॉइड करने के लिए टैप्स ओपन रहेंगी, और टैप्स ओपन रहेंगी तो कहीं ना कहीं पानी की कंजम्पशन ज्यादा होगी, राइट। नेक्स्ट इज हैबिट ऑफ द पीपल और लिविंग स्टैंडर्ड। लिविंग स्टैंडर्ड जितना ज्यादा होगा, हैबिट ऑफ पीपल जितना होगा। अब देखो कुछ लोगों की आदत होती है बार बार हाथ धोने की, जैसे तुम्हारे साथ अगर रिलेट करके चलते हैं, कुछ लोगों की आदत होती है दिन में 3 बार नहाने की, कुछ लोगों की आदत होती है 1 बार भी ना नहाने की। तो उसके हिसाब से वाटर की कंजम्पशन डिपेंड करेगी, वेरी करेगी। तो लिविंग स्टैंडर्ड जितना ज्यादा होगा, वाटर की डिमांड उतनी ज्यादा एग्जिस्ट करती है। पानी की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, वाटर की डिमांड उतनी ऑब्वियसली ज्यादा होगी, क्योंकि देखो पानी की क्वालिटी अच्छी होगी तो जो इंडस्ट्री है, अब इंडस्ट्री बोलेगी पब्लिक सप्लाई से पानी इतना अच्छा आ रहा है तो मैं क्यों अपने अलग सोर्स लगाऊं, वो वही वाला पानी यूज करना स्टार्ट कर देंगे। प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। अब पानी का प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, इसको 2 तरीके से समझा जा सकता है। पहला तरीका है प्रेशर ज्यादा होगा तो पानी के लॉसेस भी ज्यादा होंगे, लॉसेस ज्यादा तो वाटर डिमांड ज्यादा, डेफिनेटली। दूसरे तरीके से कैसे समझ सकते हैं, देखो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन जितना ज्यादा होगा, अब हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ठीक है, नो डाउट वहां तो जनरली पानी को पहले टैंक्स में स्टोर करते हैं फिर पानी आता है, बट स्टिल अगर रिलेट करके चलते हैं, मान लो पब्लिक सप्लाई हुई, प्रेशर ज्यादा होगा तो ज्यादा नंबर ऑफ फ्लोर्स तक पहुंचेगा, ठीक है। अब जो 10th फ्लोर पे जो रहते हैं
अगर उनको पानी आसानी से मिल जाएगा तो वो डेफिनेटली उस पानी को यूज करेंगे, फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे और वाटर की डिमांड बढ़ेगी। अगला बोलता है टाइप ऑफ सप्लाई। टाइप ऑफ सप्लाई में होते हैं दो केसेस, एक होता है इंटरमिटेंट सप्लाई और इंटरमिटेंट के साथ एक है कॉन्टिन्यूअस सप्लाई। अब इंटरमिटेंट कॉन्टिन्यूअस सप्लाई का मतलब होता है हर टाइम पानी अवेलेबल, 24 घंटे पानी मेरे पास आता है। अब पानी जब 24 घंटे आएगा तो डेफिनेटली मैं उस पानी को बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करूंगा, पानी की कीमत का पता नहीं। अब पानी आता है सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे, इंटरमिटेंट सप्लाई हो गई। अब मुझे पता है कि सुबह 2 घंटे पानी आएगा और उसके बाद शाम को आएगा, तो 12 घंटे तक मुझे इतना पानी स्टोर करके चलना है ताकि वो पानी चल जाए, काम चल जाए। तो पानी की वेस्टेज को बचाने के लिए इंटरमिटेंट सप्लाई को हम लोग प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू कॉन्टिन्यूअस सप्लाई। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ वाटर और मीटरिंग सिस्टम। ये बोलता है कि अब कॉस्ट ऑफ वाटर जितना ज्यादा होगा या मीटरिंग सिस्टम ज्यादा होगा, पानी की कॉस्ट ज्यादा होगी, तो ऑब्वियसली पानी की कंजम्पशन उतनी कम होगी। देखो इंडिया में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो पैसे की है, जहां कुछ समझ नहीं आए कॉस्ट ज्यादा तो वाटर की कंजम्पशन, वाटर की डिमांड उतनी कम हो जाएगी। ध्यान रखना सातों फैक्टर्स में से सिर्फ एक ही फैक्टर ऐसा है, इनफैक्ट अगर 8 लिखते हो तो 2 फैक्टर बन जाएंगे, कॉस्ट ऑफ वाटर और मीटरिंग सिस्टम, जिनके वेरी करने से, जिनके बढ़ने से वाटर की डिमांड घटेगी, बाकियों से नहीं होगा, राइट। तो ये अपने पास है फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर डिमांड। तो बेटा आज की क्लास में इतना ही। हमने आज की क्लास के अंदर सबसे पहले पढ़ने की कोशिश की पॉपुलेशन फोरकास्टिंग को और वाटर डिमांड को, राइट। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे हमारे सोर्सेज के बारे में और किस तरीके से हम लोग वाटर को बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर से हम लोग डील करने की कोशिश करेंगे। टिल देन जितना हो सके मैक्सिमम पढ़ाई कीजिए, क्योंकि जो आपको अभी टाइम मिला है इस टाइम का मैक्सिमम बेनिफिट उठाइए, इसको बेनिफिशियली एज ए बेनिफिशियल यूज कीजिए इस टाइम को, राइट। और अपना एग्जामिनेशन ओरिएंटेड मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। कोई भी डाउट होते हैं आप डाउट हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको आज की क्लास पसंद आई, प्लीज लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सब्सक्राइब द चैनल इफ यू अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you will never miss any update. Okay then, thank you.